व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी म्हणजे काय? जीडीपी क्या हो? जीव जीवस्य जीवनम, किसी इकोनॉमी में जीडीपी का काम क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो इस समय राइज कर रहा है, तो क्या वाकई ये चिंता की बात है? जब से आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जीडीपी को लेकर के आंकड़े पेश किए, तब से लेकर के सब लोग एक से एक तर्क देने में लगे हुए हैं। लेकिन एशिया के सबसे धनी बैंकर, जी हाँ, एशिया के सबसे धनी बैंकर उदय कोटक ने विदेशी निवेशकों को भारत में डिजिटल सेक्टर से लेकर के उपभोक्ता सेक्टर में निवेश करने मतलब इन्वेस्ट करने की सलाह दी है, क्योंकि कुछ सेक्टर बूम करने वाले हैं और कुछों ने तो अभी बूम कर भी दिया है। भारत को पिछले कुछ महीनों से कोरोना काल में 30 बिलियन अमेरिकन डॉलर का प्रत्याशित निवेश प्राप्त हुआ है। अब इसमें जीडीपी और प्राइवेटाइजेशन से क्या रिलेशन है, चलिए अपने मुद्दे में बात करें। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं फाइनेंस एक्सपर्ट योगेश जोशी, जो एक फाइनेंस कंसल्टेंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड ट्रेडर और एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा परिचय देने के लिए। बहुत बहुत स्वागत करता हूं योगेश जी मैं अपने शो फ्लेक्स टॉक लाइव में। तो योगेश जी ये बताइए, किसी इकोनॉमी में जीडीपी का काम क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? सर मैं आपको बता दूं, जीडीपी की सिंपल सी जो मीनिंग होती है वो ये होती है कि एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका जो प्राइस निर्धारण किया जाता है, उस प्राइस का सम टोटल जो होता है वह जीडीपी होता है। इसे आसान भाषा में समझाते हैं। आसान भाषा में अगर हम इस पर बात करें तो इसका सिंपल सी मीनिंग ये निकलती है कि मान लीजिए आपने अपने घर पे खाना बनाया, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया था खाना बनाने का और खाने को बेचने का, ठीक है। तो आपने खाना बनाया और जब आपने खाना बनाया तो एक प्लेट दाल चावल की कीमत आपने 10 रुपये रखी। और ऐसे ही इस मार्केट में आप ही नहीं थे, काफ़ी सारे लोग थे, उनने भी खाना बनाया और उनने भी यही कीमत रखी। 5-6 लोग थे, मतलब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तो उन सब ने जब कीमत रखी, जो टोटल वैल्यू आई, उन्हें जितना उत्पादन किया, मान लीजिए उन्हें टोटल जो खाना बना के बेचने के लिए रखा था वो था 100 रुपये। तो जीडीपी जो है अब उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 100 रुपये आएगी, क्योंकि टोटल जितना भी उन्होंने खाना बनाया था, हर व्यक्ति ने अपने खाने की प्राइस क्या रखी थी, जितना सम टोटल खाना उन्होंने बनाया था 10 रुपये रखी थी। और वैसे ही जब उस 10 रुपये का टोटल किया गया तो 10 लोगों ने उस मार्केट में खाना बना के रखा हुआ था बेचने के लिए, तो वैल्यू क्या आई? 100 रुपीज़ आई। तो ये उस एरिया का जीडीपी हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ का उत्पादन हुआ, उस चीज़ के उत्पादन की कीमत, जितने लोगों ने उस चीज़ का उत्पादन किया उन सबकी कीमत मिला के कितनी आई? 100 रुपये की, मतलब टोटल उत्पादन हुआ है वहाँ उन चीज़ों का। तो जोशी जी, इससे आम आदमी का क्या लेना देना है? वो तो अपनी जीविका चला रहा है, इसके बारे में कुछ आप बताइए। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तो बात होगी भाई जीडीपी की, लेकिन इससे आम आदमी का क्या लेना देना? सर ये जीडीपी बनाने वाला ही आम आदमी है। मैं तो आपसे यही बात कह रहा हूँ। प्रोडक्शन कौन करेगा एक राष्ट्र के अंदर? एक राष्ट्र के अंदर एक राष्ट्र का निर्माण ही कौन करता है? एक आम आदमी करता है। एक उस देश में रहने वाला व्यक्ति तो उस देश का निर्माण करता है। जो भी चीजें इस देश में होंगी वो उसी के लिए तो होंगी। आप किसी भी देश की बात कर लें, किसी भी देश की कैसे आरंभ हुआ किसी भी देश का देख लें, तो वो करने वाला ही एक आम आदमी होगा सर। तो ये जीडीपी उससे कैसे जुड़ता है, मैं उसको लेकर आपसे बात करता हूँ। आप अगर खुद ही देखें कि यहाँ तो मैंने बात की है खाने बनाने वाले को लेकर, लेकिन जब एक देश बनता है तो देश में कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो कई चीज़ें बनाने वाला कौन होता है सर? एक आम आदमी ही टाटा स्टील जैसी कंपनी खोलता है, एक आम आदमी ही रिलायंस जैसी कंपनी खोलता है। एक आम आदमी तो सब कुछ करता है सर, लेकिन वो आम आदमी क्यों करेगा? रीज़न क्या होगा? उसका खुद का डेवलपमेंट एक रीज़न बनेगा, उसके देश का डेवलपमेंट एक रीज़न बनेगा, उसके साथियों का डेवलपमेंट एक रीज़न बनेगा। वो डेवलपमेंट कैसे आएगा? अब अस्पताल बनेंगे तो इलाज किसका होगा? उसके लोगों का भी तो होगा और बाकी दुनिया का भी होगा। तो जो ये प्रोडक्शन है वो किसके लिए होगा? वो खुद के लिए भी करेगा और आपके लिए भी करेगा। जब वही प्रोडक्शन वो सेल्फ कंजप्शन को छोड़कर फुलफिलमेंट ऑफ द पॉपुलेशन करता है, मतलब पूरे समाज के लिए करता है, तो समाज के लिए कार्य कर तो रहा है, लेकिन अगर वहाँ मनी की बात ना हो, वहाँ अगर मनी का फ्लोटेशन ना हो, तो उसका भी मोटिवेशन कैसे होगा? उसकी भी घर कैसे चलेगा? उसका भी काम कैसे होगा? तो वहाँ बात आ जाती है उसके घर चलने की भी। और जब हम उसके घर चलने की बात करते हैं तो जीडीपी में मनी के फ्लो को लेकर हम बात कर लेते हैं। जो उसने सामान की कीमत रखी, वैसे ही कई और लोगों ने भी अपने सामान की कीमत रखी होगी, तो सामान को बनाने के लिए लोग लगे होंगे, उन लोगों ने अपनी सर्विस देने की भी कीमत रखी होगी। तो वो भी क्या है? जीडीपी का ही तो हिस्सा है, वो भी तो जीडीपी ही है।
जीडीपी में क्या है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विस, गुड्स क्या हुई, जब आपने कोई फिजिकल सामान बनाया तो आपने उसे गुड्स कह दिया। वहीं जब आपने किसी को सेवाएं दी, तो उसके यहाँ जॉब करके उसका काम किया, या टाटा स्काई ने आपके घर पे टेलीविजन देखने का इंतजाम किया, ये सब क्या है, सेवाएं हैं। जब ऐसी कोई सेवा दी, इसके बदले में उसने आपसे पैसा लिया, तो क्या किया, जीडीपी में तो योगदान दिया। उस सेवा देने की या उस गुड्स की जो उसने कीमत आपसे लेने के लिए जो उसने उसकी टोटल प्राइस रखी, उन सभी चीजों का प्राइस जब ऐड कर दिया गया तो जीडीपी बन गया। अब वही जीडीपी अगर नीचे गिरता है, इसका मतलब है कि आप जितना बना रहे हैं वो बनाना कम कर दिया। बनाना कम करने का कारण क्या हो सकता है, डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई, इससे ये होगा कि अब उसे उतने लोगों की जरूरत नहीं होगी जितने लोग पहले लगते थे बनाने के लिए। अगर उतने लोगों की जरूरत नहीं होगी तो सीधी से क्या, नौकरियां घटेंगी। नौकरियां घटेंगी तो किसकी नौकरियां घटेंगी, आपकी ही तो नौकरियां घटेंगी, हमारी ही तो नौकरियां कम होंगी। जिस सेक्टर की वजह से जीडीपी कमजोर होना शुरू हुआ है, मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर के अंदर काम रुकने लग गया, एग्रीकल्चर से काम नहीं होने लग गया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इफेक्ट पड़ेगा। वहां से कमाने वाले लोगों की कमाई कम होगी। जब वहां से कमाई कम होगी तो वो लोगों के जो खर्चे दूसरे सेक्टर्स को पैसा देकर वो सामान खरीदने का काम करते थे वो नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, उस सेक्टर मतलब सेकेंडरी सेक्टर जो कि प्राइमरी सेक्टर से सामान लेकर आपको बिस्किट से लेकर शैम्पू से लेकर साबुन से लेकर प्लेन तक सब कुछ बना के देता था, उस सेक्टर के पास भी काम नहीं होगा तो फिर उस सेक्टर के अंदर लोग घटेंगे। तो वो सेक्टर के लोग भी तो कुछ लोगों से सर्विस लेते थे, कुछ हमारे जैसे सूटेड बूटेड लोगों को रखते थे जो कि उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग समझा सके, जो कि उन्हें पता सके उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना, वो क्या करते थे, सर्विस लेते थे। अब उस सेक्टर के पास वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि जो मेन जो खरीदने वाले थे वो उनके पास नहीं, तो उनके पास पैसा नहीं आ रहा। जब हमारी भी नौकरियां घटेंगी तो क्या, हमारा भी कंट्रीब्यूशन जो हम सेवाओं के बदले में उनसे पैसे लेते थे वो नहीं हो पाएगा। जब वो भी नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जीडीपी गिरेगी। मतलब जीडीपी सीधे से सीधे हम ही लोगों से जुड़ी हुई है और हम ही लोगों से बन रही है। अब सोचिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात और क्या हो सकती है। जोशी जी, मुझे अभी एक महाभारत का श्लोक याद आ रहा है, जीव जीवस्य जीवनम, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर दूसरा व्यक्ति निर्भर है। बिल्कुल, जीडीपी हो, इकोनॉमी हो, इसी सिद्धांत पे चलती है, जीव जीवस्य जीवनम। और आपने जो इस श्लोक का, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया सबसे बेहतर श्लोक है, और उनसे बेहतर तो चीजों को समझा पाना और किसी के बस की बात नहीं, हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। जोशी जी, अभी भारत की जीडीपी गिरी है, वो देश के लिए समस्या तो है, तो क्या सरकार देश को इस समस्या से बाहर ला सकती है? जी, चिंता की बात तो ये है, ऐसा नहीं है कि ये चिंतित होने का विषय नहीं है कि जो हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, जीडीपी नीचे है और इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, ये पहली बार नहीं है कि हम ऐसी कोई चुनौती को देख रहे हैं। हम अक्सर ऐसी चुनौतियां देखते आ रहे हैं, हम अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए आते हैं। तो इस बार भी एक चुनौती आई है, जब भी ग्लोबल क्राइसिस आता है हमेशा ये देखने को मिलता है, हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जो ह्यूमन जनरेशन से, हम चुनौतियों से कभी पीछे नहीं हटे। चाहे 1947 का पार्टीशन हो, हमें चीज़ें खुद से बनानी थी, हम लोग के पास उतनी चीज़ें डेवलपमेंट के रूप में नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने वो करके दिखाया जो कि करने की उम्मीद भी कोई नहीं कर सकता था हमसे। और ये समस्या का दौर है, ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है इस दौर के अंदर, परंतु हम फिर भी इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आपके हिसाब से आवश्यकता और समस्या ही निर्माण और आविष्कार की जननी है। तो जोशी जी, प्राइवेटाइजेशन से फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का क्या मतलब है? क्योंकि देश में प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा चल रहा है और उसे समझने के लिए फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर को पहले समझना ज्यादा जरूरी मुझे लगता है। तो इसके बारे में कुछ आप बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि किसे मैं फॉर्मल सेक्टर कह सकता हूँ और किसे इनफॉर्मल कह सकता हूँ। तो अगर सिंपल रूप में देखा जाए तो फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर है जो कि एक तरह से जॉब सिक्योरिटीज रखता है, जो सेक्टर ऑर्गेनाइज है, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट जॉब सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर्स फॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। जहाँ कंपनीज के अंदर लोग काम करते हैं, पोस्ट्स के अंदर तो उन्हें एक सैलरीज दी जाती हैं, वहाँ हर एक चीज़ एक सिस्टमेटिक रूप में होता है, कॉमन लैंग्वेज में मैं आपको जो बता रहा हूँ। वहीं आप इनफॉर्मल सेक्टर में छोटी सी दुकानें देख सकते हैं जहां दिहाड़ी में मजदूर काम करते हैं, या फिर कंपनीज के अंदर जो वेजेस में लेबर्स आते हैं, या एमएसएमई सेक्टर आप अपना देख सकते हैं। तो ये आपके इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं और ये सेक्टर्स की जो रेवेन्यू जनरेशंस है, जिन सोर्सेज से पैसा आता है, वो सेक्टर्स भी लिमिटेड होते हैं, उनका पैसा आने का जो क्लासिफिकेशन है वो भी लिमिटेड होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, क्योंकि वहाँ रेवेन्यू आने के तरीके लिमिटेड है एज कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर।
तो वहाँ डैमेज आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तरीके लिमिटेड हैं, चीज़ें लिमिटेड हैं, तो अगर ऐसी समस्याएं आएंगी तो समाधान भी उनके पास नहीं होगा उसको लेकर। तो क्या कैपिटलिज्म और प्राइवेटाइजेशन मतलब पूंजीवादी सभ्यता और निजीकरण के तरफ जाना ही एक रास्ता बच गया सरकार के पास? यही एक चीज बची हुई है कि प्राइवेटाइजेशन कर दो, निजीकरण कर दो हर एक चीज का। क्या इसी चीजों से हमें सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा? देखिए, हाँ, पूंजीवादी सभ्यता और आपने समाजवादी सभ्यता जो है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को लेकर बात कही, तो मैं देखिए भारत की इस समय की जो परिस्थितियां हैं, जो चीज़ें हैं, उसे देखते हुए हमें इस समय कैपिटलिज्म की तरफ जाना हमारी मजबूरियां हैं। अगर इस समय हम सोशलिज्म को ज़्यादा महत्व देंगे तो समझ लीजिए भारत को आगे चलाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भारत अब एक पॉपुलेशन को डील करने जा रहा है जिसके पास रिसोर्सेज की कमी होगी, जहां काफ़ी सारी नई समस्याएं भी उत्पन्न होने वाली है। तो उन सब से डील करने के लिए हमें प्राइवेटाइजेशंस को अपनाना पड़ेगा। अब हम गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज, इन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकती, क्योंकि एक समय के बाद आप देखेंगे कि हम सब्सिडी देने की कैपेबिलिटी में चाह कर भी नहीं हो सकते, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रहे। हम सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों से अभी तक तो कर सकते थे, लेकिन आगे जो पॉपुलेशंस बढ़ने वाली हैं, जो नई पीढ़ी आने वाली, नई पॉपुलेशन आने वाली, जब हम 130 करोड़ अभी होने वाले हैं, तो आगे का समय और भी खतरनाक होने वाला है। अगर आज हम कैपिटलिज्म के साथ नहीं जाते हैं तो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। हमें आज की युवा पीढ़ी को सामने एंटरप्रेन्योरशिप जैसी नई सोचों को लाना होगा। और रीजनल बेसिस में अगर हम देखें तो बड़ी असमानताएं हमें देखने को मिल जाएंगी। आप देखें जाएंगे गुजरात की तरफ या साउथ की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। नोएडा सेक्टर के अंदर कई सारे लोग देखने को आपको मिल जाएंगे जो नए नए स्टार्टअप्स बनाते हैं, उन्हें फिर हैंड ओवर करके फिर एक नए स्टार्टअप को बनाने के काम में लग जाते हैं। वहाँ ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप आपको देखने को मिलेंगी। परंतु वहीं अगर आप देखें हमारे यूपी के अदर इलाकों में, तो वहाँ लोगों के पास इसको लेकर नॉलेज ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि कैसे बिजनेस डेवलप किया जाता है, कैसे आपके लिए ऐसे भी इनकम्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, किस तरह से आप नए नई टेक्निक्स बना के, नए नए फार्मूलाज बना के पैसे कमा सकते हैं। तो आपको उनके लिए भी सोचना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप फुल्ली प्राइवेटाइज हो जाएंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। आपकी एक पीढ़ी जो है उसे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर डिपेंडेंसी है, उसे गवर्नमेंट जॉब्स की ज़रूरत है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ का कम से कम 5 से 10 साल से ऊपर का समय इसके लिए ही काम किया है। या तो आपको उसे पहले से इसके लिए तैयार करना चाहिए था, जिसने अपनी लाइफ का 5 से 10 साल लगा दिए हो, जिसने अपनी काफ़ी सारी फाइनेंशियल कंडीशन इसलिए बैकवर्डनेस पे कर दी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो आगे बढ़ सकती है। अब अगर आप देखें कि आप कहें कि उस पीढ़ी से कि आपको प्राइवेटाइजेशन अपनाना चाहिए, आपको एंटरप्रेन्योरशिप लानी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को देखिए, जो काबिल हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, जो बिजनेस माइंडेड पीपल्स हैं, उनके साथ तो खड़ा होना पड़ेगा, आज की ज़रूरत कहती है। लेकिन आपको उनके साथ भी जाना पड़ेगा जो ये सब नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपना सपना मानकर उसके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, आप ऐसी चीज़ें लेकर आए कि आने वाली पीढ़ी का रुझान गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ, उसे प्राइवेटाइजेशन में बेनिफिट ज़्यादा दिखे एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब। तब हाँ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तब आप कह सकते हैं कि नया भारत, एंटरप्रेन्योरशिप का भारत, नया भारत जिसकी इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर संभाल सके, जिसकी इकोनॉमी में आत्मनिर्भरता हो, जिसकी इकोनॉमी में मेड इन इंडिया, उसके लिए आपको उनके रुझान, उनके तरीके बदलने होंगे। धन्यवाद योगेश जी। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप हमारे शो में आकर के लोगों का जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, उनके मुद्दों को लेकर के वो क्लियर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।